यूनिट की एक प्रेस वार्ता हो रही है। इस प्रेस वार्ता में आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमेशा हमें कोऑपरेट किया है और आया है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में पांवटा यूनिट के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी चौहान जी, केंद्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष अतर सिंह नेगी जी, खश्क नेत कमेटी के कानूनी सलाहकार रण सिंह चौहान जी, ओबीसी सेल के महासचिव श्री शिवानंद शर्मा जी, हमारे बीच में बैठे राजेंद्र नेगी जी जो पांवटा यूनिट के उपाध्यक्ष है, और हमारे सलाहकार खजान सिंह नेगी जी, इसके साथ ही जो हमारे वरिष्ठ और श्रेष्ठ लोग बैठे हैं और कुलदीप राणा जी बैठे हैं, उनकी तरफ से आप लोगों का सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये जो प्रेस वार्ता हो रही है, इसका विशेष मकसद है कि 25 तारीख को 25 जुलाई 2023 26 जुलाई माफ़ी चाहूँगा 26 जुलाई 2023 को राज्यसभा से जो गिरपार क्षेत्र का हमारा हाटी समिति और हाटी क्षेत्र का या हाटी समुदाय के लिए जो जनजातीय दर्जा मिला है, उसके लिए प्रेस वार्ता की जा रही है। और इस प्रेस वार्ता में हमारे पांवटा यूनिट के सम्मानीय अध्यक्ष ओपी चौहान जी शुरुआत करेंगे। उसके बाद अतर सिंह नेगी जी और रण सिंह चौहान जी और ओबीसी सेल से हमारे जो महासचिव है वो ओबीसी की बात रखेंगे, और भी जो क्वेश्चन वो देंगे शिवानंद शर्मा जी। तो मैं आग्रह करूंगा सम्मानीय अध्यक्ष ओपी चौहान जी से कि वो इस वार्ता पे तथ्य सहित बात रखें और धन्यवाद भी करें। धन्यवाद। प्रेस वार्ता में मेरे प्रेस बंधुओं का मैं अपनी तरफ से तथा हाटी समिति इकाई पांवटा साहिब की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की ये जो प्रेस वार्ता हो रही है, ये एक ऐसे खुशी के मौके पे हो रही है जब पिछले दिन 26 जुलाई को राज्यसभा से हमारे हाटी कबीले के लिए संस्तुति हो गई है, बिल पास हो गया है। जो बहुत देर से बिल अटका हुआ था, उसकी खुशी में मैं आज हाटी यूनिट पांवटा साहब की तरफ से हमारे जितने भी हाटी यूनिट है, चाहे वो राजगढ़ यूनिट है, चाहे वो हरिपुरधार यूनिट है, संगड़ा यूनिट है, रनहाट है, शिलाई, कमरऊ, कफोटा, सतौन और आंज भोज के सभी हाटी यूनिटों की तरफ से सभी हाटी बंधुओं का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर आज हमें ये हक जो कि जायज हक था वो दिलाया है, मैं अपनी तरफ से और सभी हाटी बंधुओं की तरफ से सभी हाटी समुदाय का और विशेषकर आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इस बहुत बड़े जो हमारा काम हुआ है, जो हमें बहुत देरी ना हक मिला है, उसमें हमारी 154 पंचायत के तकरीबन 2,25,000 लोगों को इसका मुफाद मिल रहा है। ये 2011 की सेंसस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, और तकरीबन आज मुझे ऐसा लगता है 3 लाख के करीब हमारे हाटी समुदाय इससे लाभान्वित होंगे। मित्रों, एक बहुत बड़ी दुविधा और लोगों में एक दुष्प्रचार फैलाया गया, खासकर हमारे पॉलिटिशियन द्वारा और कुछ गिने चुने शेड्यूल कास्ट के लोगों द्वारा कि हमारा अहित हो रहा है और शेड्यूल कास्ट को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि तथ्य से बहुत
दूर की बात है। अगर वो हमारे साथ मिलके चलते तो मैं आपको बताऊं कि उनके दोनों हाथ में लड्डू थे। वो शेड्यूल ट्राइब का भी मफाद ले सकते थे, शेड्यूल कास्ट का भी मफाद ले सकते थे। इसी वजह से उन्होंने माननीय जो हमारे दिल्ली से शाह साहब आए थे, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने मंच से ये ऐलान किया था कि हम उनका जो सम्मान है उनका ध्यान रखेंगे, उनकी बात पर गौर करेंगे। इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति है इस हाटी के जो बिल पास हुआ है इससे बाहर हो गया है, उनको इसका मुफाद नहीं मिलेगा। साथ में ही आज बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है जिसका लोग फायदा भी उठा रहे हैं। और कुछ एक हमारे वकील शिमला में बैठे हैं जिन्होंने एक रिट पिटीशन भी की हुई है कि हाटी होने की वजह से जनजाति के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एक्ट है जिसको वो अपनी बहुत बड़ी वो तलवार समझते हैं उसकी हानि हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एक्ट है, एट्रोसिटीज अगेंस्ट हरिजन, वो जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होता। जब हमारा इलाका जनजाति में आ गया है तो वो लागू नहीं रहेगा और ये इसका कोई भी असर हमारे लोगों के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ये एक्ट जो है इसमें तब्दील हमारी सरकार नहीं कर सकती, हिमाचल सरकार। अगर वो चाहें तो दिल्ली सरकार से अपने हक की मांग कर सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे इलाके में, पूरे हाटी इलाके में जनजाति और जाति के लोग जो हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, वो बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं और कभी इस किस्म की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है कि हमारे बीच में द्वंद्व चला हो, किसी किस्म की कोई बात चली हो। एक और बात आपके माध्यम से हम सभी हाटी भाइयों को बधाई देना चाहते हैं इस बात के लिए कि हमारा ये आंदोलन 55 साल पुराना है और आज तक किसी भी जगह आपने कोई अहिंसा नहीं देखी होगी, हिंसा नहीं देखी होगी। ये पूरा जो हमारा आंदोलन चला है ये पूर्ण रूप से अहिंसक रहा। इसके लिए मैं सभी हाटी बंधुओं को आपकी तरफ से और अपनी तरफ से, अपने यूनिट की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ ही एक बात और, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, एक बार नहीं हम 10 बार कह चुके हैं, हमने एक ब्राउज़र भी बनाया है, उसमें हमने पैम्पलेट के तौर पर सभी लोगों को दिया है। हमारे आने वाली पीढ़ी को इतना फ़ायदा, इतना मुफाद होने वाला है कि कभी हमने सोचा भी नहीं था। मैं एक बात कह करके ख़त्म करूँगा। मेरे साथ 1969-70 में जब मैं देहरादून में पढ़ा करता था, बाबर जौन साहब के कुछ लड़के पढ़ते थे, वो मैक्सिमम गजेटेड नंबर 1 पोस्ट से रिटायर हुए हैं और सबसे पीछे बैठते थे। किस वजह से? हाटी होने की वजह से, शेड्यूल ट्राइब में होने की वजह से उनको ये सारा मुफाद मिला है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पिछले दिनों उन लोगों ने देहरादून में एक बाबर जौन साहब के लोगों का एक महासम्मेलन किया था। उसमें तकरीबन 200 लोग अधिकारी उनके ऐसे थे जो HAS IAS कैडर के थे। ये सब उनको जनजाति के मुफाद की वजह से हुआ है। मैं एक बार फिर अपने सभी यूनिट्स का धन्यवाद करूंगा। हिमाचल सरकार में खास तौर पर जयराम ठाकुर जी और दिल्ली की सरकार को बहुत उन्होंने जो हमें आशीर्वाद दिया है, उन्होंने जो ये जो हमारे स्वप्न को पूरा किया है, मैं उनका अपनी तरफ से पूरे हाटी समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत और उनका दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही शिवानंद शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं, OBC सेल के ये मुखिया हैं और ये OBC सेल को हमारे जनजाति होने की वजह से
क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। शर्मा साहब। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जब जब हमने आपको शॉर्ट नोटिस पे भी बुलाया है और जहां भी हमने आपको बुलाया है, आप हमेशा जो ना हमारे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये प्रेस वार्ता एक धन्यवाद के तौर पे ये हो रही है। हमें जो हमारी 55 साल की ट्रांसगिरी एरिया की जो डिमांड थी, वो पिछले 26 तारीख को वो हमारे राज्यसभा में बिल पास हुआ है। इसके लिए मैं अपने ओबीसी समाज की तरफ से, अपने हाटी भाइयों की तरफ से केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम का, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का, और हमारे सभी सांसद, वर्तमान व पूर्व में जो सांसद है, जिन्होंने भी हमारी समय समय पे डिमांड उठाई है, आज पूरा हाटी क्षेत्र उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है। मैं अपनी ओर से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं वर्तमान केंद्रीय कार्यकारिणी का और पूर्व में रही कार्यकारिणी और पूर्व में रहे बुद्धिजीवी, जिनकी वजह से ये मांग जिंदा रही और आज ये इस मुकाम पे पहुंची है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पोंटा और तिलौरधार ब्लॉक के जो हमारे हाटी भाई है, जो हमारी नारी शक्ति है, जो दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ दिलो जान से, तन मन धन से हमारे साथ रहे हैं। इन दोनों ब्लॉक के प्रधान सदस्यगण व ग्राम हाटी समिति के हमारे प्रधान सदस्यगण, महिला मंडलों के प्रधान सदस्यगण, युवा मंडलों के प्रधान सदस्यगण, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी का साथ दिया है। और आज उन सभी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि आज आपका जो संघर्ष है वो पूर्ण हुआ है। आज मुझे ओबीसी के बारे में कुछ जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कुछ लोगों द्वारा, कुछ तथाकथित लोगों द्वारा, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, मैं इसलिए कहता हूं ट्रांसगिरी ओबीसी सेल, ट्रांसगिरी कल्याण समिति 2009 में यहां रजिस्टर्ड हुई है, जिसका मैं महासचिव हूं। और हमारे साथ हमारे कुछ प्रबुद्ध लोग अभी विराजमान हैं। हमने ओबीसी के लिए हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लेकिन जो आज तथाकथित ओबीसी के रहनुमा बन रहे हैं, जिनको शायद जब ये ओबीसी 2009 में हमने लड़ाई लड़ी, उसके बाद उनका सर्टिफिकेट बना, तब उनको नौकरी लगी, आज वो बहुत बड़े जो ना ज्ञाता बन रहे हैं। जब ये हमारी हाटी समिति का कार्यक्रम शुरू हुआ था, तब तो ओबीसी को कोई लाभ ही नहीं मिलता था।
और इसमें पूरे ट्रांसगिरी में ना शेड्यूल्ड कास्ट को ना ओबीसी को कोई भी घाटा नहीं है। अगर घाटा होगा तो उनकी मानसिकता के लिए होगा। आने वाली पीढ़ी हम सभी देखेंगे, आने वाली पीढ़ी उन लोगों को भी याद करेगी जिन्होंने इसमें संघर्ष किया है, और आने वाली पीढ़ी कितना इसमें जो ना फायदा होगा वो आने वाली पीढ़ी ही बता सकती है। दोस्तों, प्रेस के बंधुओं को तो आप लोगों को हर जगह जाने का मौका मिलता है, आपको हर न्यूज़ जो है ना कवर करने का मौका मिलता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, हमारे ओबीसी भाइयों को पिछले दिनों भी बरगलाया गया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि घाटा कहां है। हमें कोई भी घाटा होने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 27% से 7.5% पे आएंगे, वो 7.5 भी नहीं बोलते होते ही बोलते 4% पे आएंगे। कौन सी गणित है भाई आपकी जहां 4% पे आएंगे? यहां 7.5% जनजाति के लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5% आरक्षण मिलता है, और यहां 27% कहीं नहीं है। हिमाचल में 27% कहीं भी ओबीसी को नहीं है। 16.6 का जो है ना ओबीसी का, तो उनको घाटा कहां होगा? लेकिन आबादी भी तो देखो, आबादी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? जो उस टाइम आबादी जो है ना सिर्फ यहाँ 3.5 लाख थी, और अब ये लगभग 5% हो जाएगी, 5 लाख हो जाएंगे, जिसकी परसेंटेज भी लगभग 5% बढ़ेंगे शायद। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तब भी कहीं हमको घाटा नहीं है, और जो जनरल को उनको 100 रुपये देना पड़ेगा। तो जब वो भी इसमें आ जाएंगे तो कम से कम 50 रुपये तो पहले से बच रहे जो स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद वो आगे कहीं किसी इंस्टीट्यूट में वो लेगा, एडमिशन लेगा, वहां भी उसको जो है ना मतलब फायदा होगा। तो घाटा कहां हो रहा है? सिर्फ एक जो है नौकरी के लिए बोल रहे हैं, और एरिया में जो डेवलपमेंट होनी है, एरिया में जो डेवलपमेंट होती है हर आदमी को, वो तो ये देख ही नहीं रहे हैं। तो लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। दूसरी बात है कि ओबीसी वालों को बोल रहे हैं कि नहीं आपको तो जी वो हो जाएगा, सो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ओबीसी वालों को कहीं कुछ नहीं होने वाला है। मैं आज फिर बोल रहा हूं, मैंने पहले भी लड़ाई लड़ी है और आगे भी आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। और ओबीसी के लोग सभी जो ना बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कहीं भी जो ना इनके बहकाव में नहीं आएंगे। इसी के साथ मैं आपका पत्रकार बंधु, किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। गुर्जर समुदाय जो है वो शुरू से ही बरगलाया गया है, और उसमें बीजेपी और कांग्रेस के दोनों पार्टियों के नेता हैं जो अपना अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। इवन कि हरियाणा में बीजेपी के गुर्जर लीडर को नान में लाया गया और उन्होंने मंच से कहा गया कि हाटियों की फाइल रोक दी गई। तो उसमें बराबर दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों उसमें दोषारोपण हम उन पे करते हैं, जबकि हमने कभी गुर्जर किसी भी समुदाय को कोई भी बेनिफिट मिलता है तो उस पर हमारा कोई आक्षेप नहीं है। जिसको जो करना है उसको वो मिले, हमें उस पर कोई नहीं। लेकिन जो हमें हासिल हो रहा है 55 वर्ष पे, उस पर किसी का प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा हो रहा है? तो गुर्जरों का विरोध जो है वो जायज़ नहीं ठहराते हैं। इसमें एक सीधा नोटिफिकेशन होगा जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल में एफसी ने ये माना है कि 1934 में जो गजेटियर के अंदर भी लिखा गया है कि यहाँ पे खश कनैत रहते हैं और ये राजपूत श्रेणी में जरूर हैं, लेकिन ये इनकी जाति जो है वो 1955 में बेवजह बदल दी गई है। वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट है। और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि 55 में
हमारी ओर से, हमारे समुदाय की ओर से जाति परिवर्तन के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया गया, जबकि संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी जाति, मूल जाति बदली ही नहीं जा सकती। तो ये एक हिमाचल प्रदेश सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत एक पॉलिटिकल माइलेज था कि अगर वहाँ पे रिजर्वेशन चला गया तो हम इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे। हाँ जी।